मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हम कोरोना वायरस के स्वभाव की बात करें। कोरोना वायरस एक वायरस ही है, जैसे कि बहुत सारे वायरस हैं, लेकिन इसका वायरुलेंस फैक्टर या वायरुलेंस की जो कैपेसिटी है वो निश्चित रूप से बहुत आगे है। सामान्य वायरसों से ये बहुत आगे है। तो जब ये वायरस इन्फेक्ट करता है, शरीर के खुले स्थानों को दिखता है, ये नाक, मुंह इत्यादि जब यदि खुले मिल जाएं तो ये उनमें प्रवेश करता है। उनमें प्रवेश करने के बाद उनके अंदर सॉफ्ट लाइनिंग होती है। नाक के अंदर बहुत ही नरम टिश्यूज़ की, नरम सेल्स की लाइनिंग होती है। उनमें से ये कुछ सेल्स को पकड़ लेता है, फिर उनके अंदर ये इन्फेक्शन को बढ़ाता है। उसके बाद एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल की ओर बढ़ता हुआ ये फेफड़ों की ओर बढ़ता है, और इसका रास्ता होता है सांस की नली, जो कि नाक से होकर के फेफड़ों तक जाती है। यह अपना मार्ग स्वयं बनाता है, पहले एक सेल फिर दूसरा सेल, इस तरह से आगे की ओर ये इन्फेक्शन करता जाता है और सेल्स को बर्बाद करता चला जाता है। उसके बाद जब ये फेफड़े तक आता है तो एकदम से तो खतरे का समय आ जाता है। हम जानते हैं कि फेफड़े के अंदर लाइनिंग्स होती है, बहुत महीन सेल्स, बहुत ही सॉफ्ट सेल्स की लाइनिंग होती है, और फेफड़े के अंदर ढेर सारे चैम्बर्स होते हैं जिन्हें एल्वियोलस कहते हैं। तो ये चैम्बर जिस सेल्स से लाइनिंग इनकी बनती है अंदर की ओर से, वे बहुत ही नरम होते हैं ताकि वे ऑक्सीजन को खींच सके और अपनी नरम लाइनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रक्त में डाल सके। तो इन लाइनिंग वाले सेल्स के ऊपर धागे जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। तो ये जो विलाई जो है, सारे विलाई एक साथ जब चलते हैं, एक साथ जब चलते हैं इस दिशा में या इस दिशा में, सारे विलाई जब चलते हैं तो फेफड़े के अंदर की हवा को भी दिशा मिलती है। हवा अंदर आएगी या बाहर को जाएगी ये विलाई तय करते हैं। विलाई इधर चलेंगे, हवा उधर ही चलेगी। तो जब ये वायरस का जब सेल्स को डैमेज करते करते फेफड़े के अंदर पहुंचता है, तो फेफड़े के अंदर जो एल्वियोलर सेल्स हैं जिनमें विलाई लगी हुई है, उसको ये डैमेज करता है, और बहुत बार विलाई भी डैमेज हो जाते हैं। जब ये धागे जैसी विलाई डैमेज हो जाती है तो हवा का डायरेक्शन लेस हो सकती है, फिर हवा का डायरेक्शन उतने सही ढंग से तय नहीं हो पाता और दम फूलने लगता है। उसके बाद सेल्स को भी ये इन्फेक्शन करता चला जाता है। इन्फेक्ट करते करते ये फेफड़े के काफ़ी अंदर पहुंच जाता है, जिससे कि मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है। इसके अतिरिक्त विलाई नहीं रहने के चलते जो वेस्ट मैटर पैदा होता है, फेफड़े के अंदर लगातार वेस्ट मैटर पैदा होता है जो कि बाहर की ओर प्राकृतिक रूप से फेंका जाना चाहिए, उसको भी सही दिशा नहीं मिल पाती, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे वेस्ट मैटर या बलगम इत्यादि फेफड़े में भी जमा हो सकता है, इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। तो स्थिति बिगाड़ते बिगाड़ते ये वायरस कहीं तक भी पहुंचा सकता है या निमोनिया कर सकता है। इसलिए इस वायरस से बचाव होना बहुत ज़रूरी है। वायरस से हर प्रकार से बचाव होना चाहिए। प्राचीन समय से ही भारत में लोग नाक मुंह पर गमछा लेकर के ही बाहर को निकलते थे। दूर दराज जब जाते थे तो धूल भरे इलाकों में जाते समय भी नाक मुंह को अंगोछे या सूती कपड़े से ढके रहते थे, आँखों को भी ढकते थे जितना हो सके। तो ऐसा करके वे वायरस अर्थात विषाणु से अपना बचाव कर लेते थे। तो वायरस के इन्फेक्शन से पहले तो बचा जाए, और इन्फेक्शन अगर हो भी जाए, सांस की नली में आ भी जाए, तो इरिटेशन से पता चलना चाहिए। जुकाम जैसे लक्षण आते हैं उसी समय सतर्क हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद अच्छा मेडिकेशन की ओर जाना चाहिए। अगर ये फेफड़े तक आने की संभावना बनती है, उसके पहले ही एक अच्छे मेडिकेशन में चले जाना चाहिए। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत लाभकर होती है। अगर अच्छी प्रतिरोधक क्षमता है तब तो कोई बात नहीं है, वायरस को सेल ही स्वतः रोकेंगे। थोड़े से परिसंचरण के बाद वायरस को शरीर के सेल ही रोकने लगते हैं, शरीर की कोशिकाएं ही रोकने लगती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती हैं। ठीक से यह अपना काम नहीं कर पाता और फिर इसे रोक दिया जाता है। परंतु शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यदि कम है
तो फिर दवाएं और अच्छा इलाज उपलब्ध है और आजकल वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी राय दीजिएगा। बहुत सरल भाषा में हमने अपनी बात रखी। आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बताएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।